Hello everybody. Welcome to my YouTube channel. Very good morning to all of you. In today's session, I am going to discuss macromolecules, physical chemistry portion for BSc Major Chemistry students as well as MSc second semester students. ठीक है. आज हम जो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है मैक्रोमोलेक्युल्स. इनका मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करेंगे, एवरेज नंबर, एवरेज मास, एवरेज. ठीक है. तो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम मैक्रोमोलेक्युल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मैक्रोमोलेक्युल्स फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन का बीएससी मेजर स्टूडेंट्स के लिए और जो एमएससी सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए फर्स्ट इस पे टर्म है मैक्रोमोलेक्युल्स. तो मैक्रो मींस क्या होता है? जायंट, बृहद, बहुत बड़ा, वेरी जायंट. एक मतलब मैक्रो. ठीक है. माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म, मतलब छोटा. So the term macromolecules was introduced by coined by Strondinger. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो थे Strondinger. To characterize substances with molecular weight greater than 10,000. तो जो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कितना था, 10,000 से ज्यादा था, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसको बोलते हैं मैक्रोमोलेक्युल्स. किन्होंने डिफाइन किया था, किसने किया था फर्स्ट टाइम? स्टोनडिंगर ने डिफाइन किया था. ठीक है. सो मैक्रोमोलेक्युल्स मींस वेरी लार्ज मॉलिक्यूल. मैक्रो मतलब बहुत ही बड़ा, जायंट. इनका डायमीटर क्या होता है? जनरली रेंजिंग फ्रॉम 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम. इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम में आएगा, या आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10 to the power -5 to 10 to the power -3 मिलीमीटर. ठीक है. दे आर कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स. तो इसमें क्या होते हैं? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम आएंगे. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या था? 10,000 से ज्यादा था. ठीक है. जिनका डायमीटर क्या था? 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में था, और उनमें क्या थे? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स थे. तो उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, मैक्रोमोलेक्युल. किसने? स्टोनडिंगर ने एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, नया टर्म कॉइन किया, मैक्रोमोलेक्युल. ठीक है. सो डिफाइन कैसे करेंगे मैक्रोमोलेक्युल्स कब आप? सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोमोलेक्युल्स या डिफाइन मैक्रोमोलेक्युल्स, तो इन सबको एक में असेंबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मैक्रोमोलेक्युल्स की डिफिनेशन. सो मैक्रोमोलेक्युल्स may be defined as the large molecules of molecular weight greater than 10,000 and formed by larger number of small structural units held together by covalent bond. ठीक है. तो तीन चीज हमने यहाँ पे देखा, जिनका मास क्या है? 10,000 से ज्यादा हो. ठीक है. held together by covalent bonded atoms हैं उसमें, और उनकी साइज क्या है? सो 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलेक्युल्स. क्लियर? ठीक है. तो बस इन तीन वर्ड को यूज में रखिए और इनको असेंबल कर दिए तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी. ठीक है. सो मैक्रोमोलेक्युल्स may be defined as the large molecules of molecular weight greater than 10,000 and formed by large number of small structural units held together by covalent bond. और साइज इनका क्या होगा? जनरली बिटवीन ranging from 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट. नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स. इन स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या आपका एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, देयर आर टू क्लासेज ऑफ मैक्रोमोलेक्युल्स. यहां में समझने वाला चीज है, एक पॉइंट है, एक मैक्रोमोलेक्युल्स क्लास का जो दो क्लास में इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन. ठीक बोलते हैं फर्स्ट नंबर 1, ए क्लास ऑफ मैक्रोमोलेक्युल्स इन व्हिच स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर एटम्स एंड इंटरलिंक्ड थ्रू आउट द मैक्रोमोलेक्युल्स. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, सिलिका, SiO2, डायमंड, ठीक है, बोरान नाइट्राइड्स. तो इस तरह का हम पॉलीमर्स ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं. ठीक है. इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं. सो एक ऐसे क्लास है मॉलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलेक्युल्स का, जिनमें क्या स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर एटम. फॉर एग्जांपल
देखिए SiO2, अगर सिलिका आपको याद है तो SiO2 में क्या होता है कि एक सिलिकॉन, फिर यहाँ में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर यहाँ में ऑक्सीजन, फिर यहाँ में सिलिकॉन, लाइक दैट। इस तरह से इनमें इंटरलिंकिंग होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। इनको भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बट इनमें क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, एटम। ठीक है। और एक सेकेंड क्लास है, द अदर क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन व्हिच द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं which occur repeatedly and join together by covalent bond। इनको हम बोलते हैं पॉलीमर। So these class of macromolecules are known as polymers। For example, natural polymers है, जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, स्टार्च है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक रबर्स, ब्यूनायस, ब्यूनायन, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉलीमर्स आते हैं वो किस कैटेगरी में, सेकेंड क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन व्हिच द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो जिनमें क्या होते हैं स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, उनको हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की दो क्लास है, एक क्लास है जिसमें क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर एटम्स, और दूसरी क्लास क्या है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो इनमें स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब यहाँ में एक कंफ्यूजन वाला वर्ड आता है, सो इट शुड बी नोटेड दैट ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कि जो भी पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, नो डाउट। सो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। जो पॉलीमर हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बट हर मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होता। क्यों, डिफरेंस क्या है? तो पॉलीमर्स क्या आते हैं, पॉलीमर्स आर दोज मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन व्हिच द रिपीटिंग यूनिट्स आर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं मोनोमर। बट व्हेन द रिपीटिंग यूनिट्स आर एटम्स, देन दिस क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट रिगार्डेड एज पॉलीमर, उसको हम सिंपली मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। So thus all the polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymer। ठीक है। So macromolecules में पॉलीमर आते हैं, but पॉलीमर जो होते हैं, हर पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, but हर मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं है। ठीक है, क्लियर। Now properties of macromolecules। तो कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मैंने समराइज किया, डिस्कस किया। द पार्टिकल्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर हाईली सॉल्वेटेड। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट मैक्रोमॉलिक्यूल्स शो हाई विस्कोसिटी इवन एट लो कंसंट्रेशन। और यही हम यूज करते हैं विस्कोसिटी मेथड को फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। Macromolecules in solution do not carry an electric charge and hence do not migrate under the influence of an electric field। ठीक है, इसलिए कभी कहेंगे आपको मैक्रोमॉलिक्यूल्स को कोलाइडल भी मानते हैं, बट ये ट्रू नहीं है। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम एक्चुअली कोलाइडल नहीं मानते। They are not volatile, non-volatile solutes and do not possess definite melting point। इनकी कोई एक definite melting point नहीं होती। On centrifugation, they show sedimentation from solution, and this property is used to determine molecular mass of macromolecules। तो sedimentation method भी हम यूज करते हैं, viscosity भी निकालते हैं इनका, osmotic pressure से भी इनका molecular mass निकालते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में, जिससे हमें हर जगह क्वेश्चन मिलता है, नेट गेट, CSIR, IIT JEE, molecular weights of macromolecules। So since a macromolecule substance may not contain the macromolecules of same size and same length, therefore they will have different molecular mass। molecular mass जो होता है, molecular weight जो होता है, इनका अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए they cannot be assigned a definite molecular weight and that is why their average molecular mass are determined या average molecular mass are defined। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स सेम, क्योंकि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, देखिए आपको या तो एटम होंगे
या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर में क्या है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर भी दो तरह के होते हैं, पर हमने पीछे कहीं न कहीं पढ़ा है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या है कि कुछ ना कुछ आपको मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। डिफरेंट मोनोमर्स भी, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ठीक है, पिछले जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, दे डू नॉट कंटेन द सेम साइज एंड सेम लेंथ। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम साइज या सेम लेंथ के नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई एक डेफिनेट फार्मूला हम यू डिफाइन नहीं कर सकते, असर्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इनका हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हैं। So there are two types of average molecular mass of macromolecules are defined। अभी फिलहाल बेसिक सिलेबस में ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम दो और पढ़ेंगे जो हमारे आगे नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग लिखते हैं एम, एन फॉर नंबर, और ये बार लगाते हैं मतलब एवरेज। सेकेंड आता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वेट का मतलब डब्ल्यू, एवरेज का मतलब लाइन। ठीक है, सो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और एक आता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज क्यों निकालते हैं, क्यों ये नंबर एवरेज, वेट एवरेज ही मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो रीजन आपको ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इसमें आते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, इसको लिखते हैं एम एन बार। So the number average molar mass is defined as the sum of the products of the molar mass of each fraction multiplied by its mole fraction। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा, आगे आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। So it can be written as summation xi mi by, समीशन कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दो कंपोनेंट है तो हम क्या लेंगे, एक का मोल फ्रैक्शन लेंगे x1, उसका मोलर मास m1, प्लस अगर दूसरा कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन x2, उसका मोलर मास m2। चलिए अगर मान लीजिए सिमिलरली अगर 3 है तो x3, उसका मोलर मास m3। तो ये समीशन का मतलब हो गया कि समीशन हम लिखते हैं i इक्वल टू 1 to 3। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 टर्म्स को इंक्लूड करना है, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, तो where xi is the mole fraction of molecules of the molar mass mi। तो m क्या बता रहा है, मोलर मास, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल, जैसे तो a का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। So mole fraction of any component is defined as the number of moles of that component divided by total number of moles, total number of moles, इसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। अगर हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दिया है तब तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम एलोबरेट करें, क्लासिफाई करें। So now it is equal to the weight of macromolecular substance divided by total number of moles। तो जो आपको बोला कि मोल फ्रैक्शन की बेसिक डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो let n1 n2 n3 dot 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 ni be the number of moles of particles of macromolecules having molecular mass m1 m2 m3 dot dot, then number of moles की फॉर्मूला क्या होती है, weight by molecular weight। ठीक है, तो weight यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, molecular weight into number of moles। So total weight of all macromolecules present कितना हो गया, n1 m1 plus n2 m2 plus n3 m3 dot dot dot। ठीक है, so mn total weight divided by total number of moles। ठीक है, तो total weight कितना हो जाएगा, n1 m1 plus n2 m2 plus n3 m3 divided by total number of moles क्या लिखेंगे, बोलिए n1 plus n2 plus n3 डॉट डॉट। ठीक है, इसी का जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर और ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i, यहाँ हम लिख देते हैं i n i m i, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का कितना हो गया, समेशन ऑफ n i। ठीक है,
ठीक है। सपोज हमारे पास 3 कंपोनेंट है तो हम ये फॉर्मूला लेंगे, 2 कंपोनेंट है तो 2 ही बार लेंगे, n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अगर 4 दिया है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से एक और ऐड कर लेंगे n4 m4 डिवाइडेड बाई n4 प्लस, ठीक है क्लियर। सो नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। चलिए, इन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द पॉलीमर सैंपल इज सेम irrespective of the size of the molecule because this is a colligative property। mn बार मतलब नंबर, एवरेज मोलर मास क्या है, colligative property है, इसलिए हम इसको कैसे निकालते हैं। सो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्मोमेट्री मेथड, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड ग्रुप टाइट्रेशन एंड फ्रॉम अदर colligative properties। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे मोलर मास हम निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, विस्कोसिटी मेथड से, ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला डेफिनेशन आपसे पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल। तो नंबर एवरेज कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ xi mi, जब मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है क्लियर। नंबर कैसे हम निकालते हैं, नंबर एवरेज कैसे मिलता है हमें, ऑस्मोमेट्री या ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से नंबर वेट में मिलेगा, नंबर एवरेज मोलर मास मिलता है, ठीक है। चलिए सेकेंड आ गया द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MW। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मोलर मास ऑफ ईच फ्रैक्शन multiplied by its weight fraction। चलिए वेट एवरेज, नंबर एवरेज मतलब नंबर लिया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ में क्या लिखा है आपको वर्ड में वेट एवरेज, तो क्या लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डॉट डॉट, ठीक है। सो द वेट फ्रैक्शन Wi is defined as the mass of molecules of molar mass Mi divided by the total mass of all the molecules present। So it can be written as W1 M1 plus W2 M2 plus W3 M3 plus, अगर चलिए एक और ले लें तो क्या लिखेंगे, W4 M4 डॉट डॉट डिवाइडेड बाई W1 plus W2 plus W3 plus W4। मेरा W1 W2 W3 क्या है, वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, M1 M2 M3 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो जो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होगा उसका मोलर मास आपको दिया रहेगा, उनका वेट आपको दिया रहेगा, तो हमसे क्या पूछेगा, वेट एवरेज, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अगर रिफाइन करें तो हम वेट को क्या लिखते हैं, बोलिए वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल, ये कहां से आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज वेट बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो W1 तो ये कितना था, N1 उसके नंबर ऑफ मोल्स जो भी पीछे लिखा उसका मोलर मास M1, सिमिलरली W2 की जगह पे क्या आएगा N2 M2, W3 की जगह पे क्या आएगा M3 आएगा। सो अब हम W1 की जगह पे क्या लिखेंगे, N1 M1 तो ये रहेगा, ठीक है। देखिए इसको पीछे लिखा था, ये इसकी जगह पे क्या आ गया, W1 M1, तो हमने W1 की जगह पे ये वैल्यू रख दिया N1 M1, W2 की जगह पे क्या रख दिया N2 M2, यहाँ भी W3 की जगह पे क्या लिख दिया N3 सिमिलरली W1 की जगह पे ये रख दिया, W2 की जगह पे ये रख दिया, W3 की जगह पे ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ में M1 है तो ये क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर, ये हो गया N1, उसी तरह M2 ये भी हो गया स्क्वायर, ये हो गया N2, M3 ये हो गया M3 स्क्वायर, नीचे में तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस M3 और इसी चीज को हम थोड़ा अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Ni Mi, और इसको क्या लिखेंगे Ni Mi स्क्वायर, तो ये अंतर है, ठीक है। तो देखिए नंबर एवरेज में क्या लिखते हैं, नंबर एवरेज की बात करें अगर तो यहाँ में क्या आता है, समेशन Ni Mi डिवाइडेड बाई समेशन Ni, और वेट में आपको क्या आ गया
समेशन NiMi स्क्वायर डिवाइडेड बाई NiMi। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है तब तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। Ni कितने नंबर ऑफ मोल्स है, N1 N2 N3 की वैल्यू दिया रहेगा, M1 M2 M3 दिया रहेगा, तो हम वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वेट फ्रैक्शन दिया है तब तो W1 M1 बाई W2 M2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और अगर वेट वाला दिया है, वेट फ्रैक्शन दिया है, तब क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे W1 M1। तो ये कब होगा, जब आपको वेट फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, so weight average molecular mass molecular weight of macromolecules polymers defined as product of the molar mass of each fraction multiplied by their respective molecular mass या weight fraction। इसको ऐसे लिख दिया, इसी को W weight के कंसेप्ट के हिसाब से लगा दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें N1 N2 N3 की वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ है कि the weight average molecular weight of macromolecules can be determined by light scattering method। ये हमें क्या देगा, weight average, small angle neutron scattering method, weight average, X-ray scattering and sedimentation velocity। ये सब हमें क्वेश्चन मिलता है CSIR नेट में सीधा गेट में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें क्या मिलता है, नंबर एवरेज, सेडिमेंटेशन से क्या मिलता है, वेट एवरेज, लाइट स्कैटरिंग मेथड से क्या मिलेगा, वेट एवरेज। ठीक है, चलिए एक और इसमें टर्म है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PDI, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ weight average to number average, weight average to number average is known as PDI, poly dispersity of sample of a macro molecules। ठीक है, चलिए पॉली मतलब मोर देन वन। अगर ये आपसे क्वेश्चन में कहता है मोनो डिस्पर्स, तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो PDI की वैल्यू वन कब आएगी, देखिए PDI को डिफाइन क्या करें, अगर हम इसको यहाँ वर्ड ऐसे लिखें, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, तो PDI को हम क्या लिखेंगे, MW डिवाइडेड बाई MN एवरेज। ठीक है, मतलब पॉली का मतलब क्या है कि जिसमें पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, मतलब जनरली क्या होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन। फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू वन कब आएगा, यहाँ से हमें क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि MW की वैल्यू किसके ज्यादा होगा, MN से ज्यादा होगा। इसी में अगर क्वेश्चन में आपको कहीं मोनो डिस्पर्स लिख दिया, तो मोनो मतलब वन, मोनो डिस्पर्स का मतलब हो गया PDI की वैल्यू क्या लेंगे, वन। ये वन कब आएगा, जब वेट और नंबर क्या होंगे, मैथमेटिकली बराबर होंगे। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू वन कब आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर मोनो डिस्पर्स सिस्टम वेट एवरेज इक्वल टू नंबर एवरेज। ठीक है, फिर हमने पीछे दो फॉर्मूला पढ़ा, एक नंबर एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला और वेट एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला। ये दोनों हमें दिया रहेगा तो हमसे क्या पूछेगा, PDI पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, या फिर आप दोनों निकालिए और तब आपसे कहेगा PDI निकालो, पॉली डिस्पर्स इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को। ठीक है, तो हमें पॉली डिस्पर्स इंडेक्स निकालना है, तो हमें वेट निकालेंगे, वेट एवरेज निकालेंगे और फिर मोनो और फिर नंबर एवरेज निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा PDI। चलिए अब इसमें हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। सो नाउ सॉल्व प्रॉब्लम। चलिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है सैंपल ऑफ पॉलीमर कंटेंट्स, ये क्या दिया है, कंटेंट्स 5, 25, 40 and 30 molecules with molecular weight 10,000, 12,000, 13,000 and 15,000 respectively। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल। चलिए अब हम यहाँ मान लेते हैं, देखिए N1 की वैल्यू कितना दिया हमें, 5,
N2 की वैल्यू आपको कितना दिया है 25, N3 की वैल्यू कितना दिया है 40 और N4 की वैल्यू कितना दिया है 30। ठीक है, अब इनका मोलर मास तो M1 कितना दिया है, ये हो गया 10,000। इनका M2 की वैल्यू कितना दिया है 12,000। M3 की वैल्यू कितना दिया है 13,000 और N4 की वैल्यू कितना दिया है 15,000। क्लियर, तो N1 हमें दे दिया, N2 दे दिया, N3 दिया, N4 दिया, M1 दिया, M2 दिया, M3 दिया, M4 दिया। तब हमसे क्या पूछ रहा है नंबर एवरेज, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। क्लियर, ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो N1 हमें दिया हुआ है तो रख लीजिए, ये कितना हो गया 5 इंटू ये कितना दिया था 10,000, ये इसको एक में कर दे रहे हैं। N2 कितना दिया है 25 इंटू 12,000 एक में कर लीजिए, प्लस N3 कितना दिया था 40 इंटू 13,000। चलिए सॉल्व करिए, अब आप कितना आंसर मिलेगा, फिर कितना आ गया 30 इंटू 15,000। इन सबको सिंप्लीफाई करना है और नीचे कितना आ जाएगा, और ये नीचे कितना आएगा 5 प्लस 25 मतलब 30 प्लस 40 मतलब 70 प्लस 30 मतलब 100। सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा वो आंसर आएगा। दिस इज द नंबर, सो नो यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, N1 दिया था, N2 दिया था, N3 दिया था, N4 दिया था, M1 दिया था, M2 दिया था, M3 दिया, M4 दिया है, बस रख के सॉल्व करना है फॉर्मूले में। Mn निकल गया। ठीक है, उसी तरह बोले इसी तरह क्या निकालेंगे MW, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो N1 रख दिया, M1 रख दिया, N2 की जगह 25, M1 रख दिया, M3 की जगह पे 40, M3 वटएवर जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ में 3 लिखा है बट जनरल डॉट 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 है, तो यहाँ में 4 है तो एक और लिया N4 M4 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 13,200। तो नंबर एवरेज हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए सिमिलरली वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए। तो बोलिए यहाँ में क्या लेंगे MW का फॉर्मूला, तो MW बार क्या था N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर, चलिए 4 है ना तो 4 लिया, N4 M4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4। अब सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, सो वेट एवरेज निकालना है तो N1 M1 हमें दिया हुआ था, नंबर निकाला तो सीधा सीधा वेट एवरेज फॉर्मूला पता है, इसमें रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो आप इसको रख के सॉल्व करके बता दीजिए क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा ना, सॉल्व कर दीजिए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ये हमारा प्रोसीजर अप्रोच कैसे रखना है। ठीक है, तो N1 दिया था M1 दिया था, रख दिया, N1 की जगह क्या आ गया 5, M1 की जगह पे 10,000 स्क्वायर, N2 की जगह पे 25, M2 की जगह पे 12,000 स्क्वायर, M3 की जगह पे
बोले N3 की जगह पे 40 दिया था, M3 13,000 प्लस यहाँ में क्या लिखेंगे N4 M4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N4 M4 तो रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आ गया 13,340। ठीक है, तो आप खुद को सॉल्व करके देखिए, खुद कैलकुलेशन करिए, तब देखिए कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर, ये आगे बढ़े। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, तो क्वेश्चन पढ़िए। A solution contains equal number of particles with molar masses 10,000 and 30,000 gram per mole respectively. Calculate the number average and weight average molecular weight of the sample. यहाँ में कोई सैंपल है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, जिसमें आपको लिख दिया है कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था 5, 25, 30, 40 लाइक दैट। यहाँ में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर मान लिया N1 इक्वल टू N2, कोई एक वैल्यू मान लेते हैं N। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इसको फॉर्मूला मैंने पीछे क्या लिखा था, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई स्मॉल n1 प्लस n2। चलिए अब अगर हम यहाँ पे क्या देखिए फॉर्मूले प्रोड्यूस कर लें, तो यहाँ में n मान लें, तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा, तो इसको कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ में क्या बनेगा m1 प्लस m2, नीचे में भी क्या आएगा, n आएगा और n आएगा, मतलब कितना हो गया 2n, n से n कैंसिल। तो जब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 बाई 2, सीधा सीधा शॉर्टकट। ये कितना दे दिया 10,000 प्लस n2 m2 कितना दे दिया 30,000 डिवाइडेड बाई 2, बोले कितना आ जाएगा, तो 30 प्लस 10 मतलब 40, 40 बाई 2 का मतलब 20,000 नियर अबाउट। तो जो भी वैल्यू देगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मींस n1 इक्वल टू n2, दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n वाला जो टर्म था वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, मोलर मास आपको दिया रहेगा, व्हाटएवर जो भी वैल्यू दिया रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यही चीज आपको मोलर मास के लिए, वेट एवरेज के लिए, तो वहां भी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ में क्या था n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 m1 प्लस n2 m2, n1 इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू n2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n1 n1 कैंसिल हो गया, फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, बोलिए क्या आएगा, चलिए एक तो मैंने निकाल दिया, MW आप निकाल के बता दीजिए क्या मिलेगा। ठीक है, तो Mn तो नो प्रॉब्लम 20,000 आ गया, क्लियर। तो N1 इक्वल टू N2 दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, हाफ हो जाएगा। तो जस्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, जब N1 N2 इक्वल कहेगा आपको जहाँ भी क्वेश्चन में, तो Mn एवरेज निकालेंगे, मतलब M1 प्लस M2 बाई 2। ठीक है, चलिए MW के लिए तो निकाल दीजिए, वही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर बाई N1 प्लस N1 M2 प्लस N2 M2, तो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से n n दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया, बस मोलर मास आपको चाहिए वही हमें दिया है, ये मिल जाएगा 25,000। क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ये रहा। तो ये तो अब आप सॉल्व करके बता दीजिए क्या मिलेगा। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद M1 वैल्यू दिया है, M2 भी दिया है। तो जैसा अभी जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सेम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, ये आरयू में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। इक्वल नंबर कहा है तो हम क्या लिखेंगे, N1 इक्वल टू N2। चलिए इसको आप N मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है Mn, तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए, तो बोलिए सीधा सीधा क्या मिल जाएगा। अभी मैंने आपको कहा कि जहां इक्वल कहेगा सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए वेट एवरेज कहेगा, तो वेट एवरेज के लिए भी क्या है
अभी जस्ट पीछे किया था जो क्वेश्चन। तो वेट एवरेज निकालना है, वो क्या लिखे फॉर्मूला, एम डब्ल्यू बार N1 इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा M1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दोनों वैल्यू आपको दिया है, रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके बताइएगा हमें क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके आरजी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आपको मिला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। A suspension contains equal masses of particles with molecular weights 20,000 and 40,000। इक्वल नंबर कहेगा तब तो नो डाउट N1 इक्वल टू N2, बट यहाँ में क्या लिखा आपको इक्वल मासेस कहा है। इक्वल मासेस मतलब बोलिए W1 इक्वल टू W2। W1 को हम क्या लिखेंगे N1 M1, पीछे हमने लिखा था, इसको क्या लिखेंगे N2 M2। ठीक है, देखिए N1 हमें नहीं पता बट M1 हमें पता है, कितना है सॉरी 20,000। N2 कितना है नहीं पता है, बट मोलर मास उसका कितना दिया है 40,000। ठीक है, तो यहाँ से एक आप रिलेशन निकाल लीजिए कि N2 इक्वल टू, इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए N1 ही निकाल देते हैं, जैसे सपोज N1 निकाल दें तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा N2 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, इससे ये कैंसिल होगा तो ये क्या देगा 2। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि N1 इक्वल टू 2 N2। सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, वो हमें नहीं दिया है बट हमें एक रिलेशन मिल गया कि N1 किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ N1। तो अब हम फार्मूले में रख देंगे, तो मोलर नंबर एवरेज के लिए क्या आएगा बोलिए N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, तो N1 की जगह पे हम लिख देंगे 2 N2, मोलर मास हमें दिया है रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा N2 M2, नीचे में क्या लिखेंगे बोलिए 2 N2 प्लस N2, यहाँ से क्या मिलेगा 3 N2, एक N2 यहाँ पे नीचे आएगा 3 N2, ऊपर में N2 कॉमन कर लीजिए, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो एक सिंपल फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा जहां में हमें से मोलर मास चाहिए, वही आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो जब इक्वल मास कहेगा तब हम क्या करना पड़ेगा W1 इक्वल टू W2, इक्वल नंबर कहेगा तो N1 इक्वल टू N2। ठीक है ना, तो रख दीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट, इक्वल मासेस मींस W1 इक्वल टू W2। ठीक है ना, मोलर मासेस आपको अलग अलग दिया है, M1 M2 हमें दिया है, तो हम नंबर N1 और N2 में एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, और उसी को वैल्यू को रख देंगे फॉर्मूले में, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए पार्टिकुलर सैंपल ऑफ पॉलीमर 100 molecules have molecular weight 10 to the power 3 each। तो अब ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉलीमर है 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास क्या है, तो ये मोलर मास कितना दिया है 10 टू द पावर 3। तो अब यहाँ हम ये क्या लिखे, चलिए लेट N1 मान लेते हैं, कितना हो गया 100, तो इनका मोलर मास कितना हो गया 10 टू द पावर 3। क्लियर, 200 मॉलिक्यूल्स, तो चलिए N2 आप मान लीजिए कितना हो गया 200, इनका मोलर मास कितना दे दिया आपको 10 टू द पावर 4। एंड अगेन 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, इसको हम N3 मान लेते हैं, इनका मोलर मास कितना है 10 टू द पावर 5। अब आपको नंबर और वेट एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पीछे एग्जांपल लिया, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले में रख दीजिए। तो अब ये पका पकाया हो गया, तो फॉर्मूला क्या है N1 M1 प्लस N2
M2 plus M3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3। नीचे में कितना आ जाएगा 200 200 100 दैट इज 500। ऊपर वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्लियर? ठीक है। और इसी को चेंज कर दें हम किसके लिए, मोलर मास एंड वेट एवरेज के लिए, तो नो प्रॉब्लम। तो वेट एवरेज में क्या आएगा N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। सारी वैल्यू दिया है, बस रख के सॉल्व कर दीजिए। ये भी आपके आरजे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या मिलेगा। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए पॉलीमर कॉन्सिस्ट ऑफ 40% बाई वेट। फिर इक्वल वेट का था तो हमने पीछे किया W1 इक्वल टू W2, बट 40% बाई वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देन 60% क्या है, दूसरे ग्रुप है जिनमें उनका मोलर मास 10,000 है। 40% का एक ऐसा ग्रुप है जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है। अब यहाँ में क्या लिखेंगे, मतलब उनका W1 W2, मतलब इन दोनों का रेशियो हम निकाले W1 बाई W2, ये आपको कितना दिया है 40% डिवाइडेड बाई 60, मतलब कितना हो गया 2/3। क्लियर? अब देखिए W1 की जगह पे हम क्या रखेंगे N1, बोलिए N1 M1, W2 की जगह पे क्या रखेंगे N2 N2, ये मिल गया 2/3। अब आपको यहाँ पे M1 दिया है M2 दिया है। M1 कितना दिया है 10,000, M2 कितना दिया है 75,000। क्लियर? तो रख दीजिए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक N1 और N2 में रिलेशन मिलेगा और उसी रिलेशन को यूज करके हम Mn और Mw बार निकालेंगे। ठीक है, जैसे पीछे किया था अभी एक एग्जांपल में, जब इक्वल मासेस का था तो N1 इक्वल टू 2 N2 आया था। तो इसी तरह आप यहाँ में M1 M2 की वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई करिए, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा N1 और N2 में, उसको हम रख देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आप में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट Mn बार एंड Mw बार, मतलब नंबर एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सिस्टम कॉन्टेनिंग इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी अब आप हैंडल करिए। ठीक है, इक्वल नंबर कह दिया तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, रख दीजिए। अब तो सीधा सीधा विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रहेगा। तो आप करके देख लीजिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सैंपल ऑफ पॉलीमर कॉन्सिस्ट ऑफ 10% बाई वेट of a macromolecule of molecular weight 10,000 and 90% by weight of a macromolecule with molecular weight 1 lakh. Calculate Mn bar and Mw bar। तो अभी जो 40-60 वही है कि 30-60, 40-60 की जगह 30-70 दे दे, 10-90 दे दे, ठीक है, 20-80 दे दे, तो जो भी दो, मेरा प्रोसीजर, मेरा तरीका, मेरा फंडा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ में आपको रेशियो क्या लिखेंगे, बोलिए 40-60 वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ में क्या लिखेंगे N1 बाई N2 इक्वल टू 10/90। M1 M2 दिया है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें क्या निकालेंगे N1 और N2 में एक रिलेशन आएगा, आप रख के सॉल्व करिए। M1 आपको दिया है 10,000, ये हो गया हमारा M1 और 1 लाख कहाँ गया, ये हो गया आपका M2। तो देख के ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप क्वेश्चंस को लगाइए, उसके बाद दोबारा आपको लगाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, चाहे जो भी कंडीशन हो। ठीक है, हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, calculate the number average and weight average molecular mass of a sample of polymer having the following analysis। yes, ये अच्छा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर वेट रेंज आपको दिया है 5000 से 10000 में, कितने मोल फ्रैक्शन के हैं 0.3 मोल फ्रैक्शन के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रुप हैं। 10000 से 15000 के ग्रुप में 0.2 फ्रैक्शन वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20% आप कह सकते हैं। ठीक है, 15000 से 20000 के बीच में कितने हैं 0.5, मतलब 50%। अब हमें इनका mn और mw बार निकालना है। ठीक है, इसलिए मैंने पीछे जो डिफाइन किया था वहां में आपको बोला था कि आप याद रखिएगा, आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट रिमार्क लगा देता हूं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन किया आपने उससे थोड़ा हटके है। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन x1, x2, x3 हमें दिया हुआ है। अगर आप याद करिए mn बार का डेफिनेशन क्या था, तो समेशन ऑफ xi mi। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन तो हमें दिया हुआ है, देखिए 0.3, 0.2, 0.5, बट हमें mi ये रेंज है ना 5000 से 10000, इसलिए हम इनका एवरेज निकालेंगे। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, आप कहते हैं ना अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 10000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला काम ये जो आपको रेंज दिया है यहाँ से हम इनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, xi की वैल्यू हमें पता है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, चलिए कर लीजिए। तो पहले हमने इसका 5000 10000 एवरेज निकाल लिया, तो अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 7500। ठीक है, 15000 प्लस 10000 25 डिवाइडेड बाय 2 12500, 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 17500। तो अब हम इसको कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलिए ये फॉर्मूला बनेगा एम आई। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा एम टू, तो ये आपका बन जाएगा एम टू, और ये वाला हो गया एम थ्री। ठीक है ना, ये बन गया एम थ्री, ये हो गया M3, ये हो गया हमारे लिए M2, ये हो गया M1। X1 हमें दिया था 0.3 समथिंग, X2 हमें दिया था 0.2 और 0.5 दिया था X3। अब रख के फॉर्मूले में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था xi mi मतलब x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाय समेशन ओवर मोल फ्रैक्शन। ये तो हमें पता है कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। अब रख दीजिए x1 कितना दिया 0.3, कितना लेंगे 75,7500 प्लस दूसरा कितना दिया था 0.2, कितना दिया 12,500 प्लस 0.5 कितना दिया है 17500 डिवाइडेड बाई 1, जो आएगा भाई आंसर। MW कैसे निकालेंगे, तो XI MI स्क्वायर। ठीक है, तो XI MI स्क्वायर प्लस X2 M2 स्क्वायर प्लस X3 M3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई X1 M1 प्लस X2 M2 प्लस X3 M3। सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा वेट एवरेज। तो आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सबको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट गेट, इसका भी सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ठीक है, हो जाएगा, तो आप ट्राई करके देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपको कैलकुलेशन कराना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, the number average molecular mass for a monodisperse polymer is related to weight average molar mass। monodisperse means PDI is 1 कब आएगा, जब MW MN के बराबर होगा। तो which one is correct, नेक्स्ट दिसंबर 2017 मोनोडिस्पर्स के लिए MN और MW में कौन सा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा करेक्ट है, तो मोनोडिस्पर्स का मतलब PDI इक्वल टू 1, पीछे मैंने लिखा है
तो 1 आने का मतलब MW इक्वल टू M N which one is correct? This one. ठीक है. A polymer has the following molar mass distribution दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है 50, उनका मोलर मास दिया है 75, उनका मोलर मास दिया है. आपसे पूछ रहा है कैलकुलेटेड नंबर एवरेज मोलर मास MN निकालना है. हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दीजिए N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस M2. सॉल्व कर दीजिए, ऑप्शन बता दीजिए क्या सही आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट. तो पीछे न्यूमेरिकल्स को देखिए, एग्जांपल्स को देखिए, सो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इस चैप्टर से के लिए भी आपका नेट जून 2017 पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 20,000. 10 मॉलिक्यूल्स बोलिए क्या लिखे हैं फटाक से. 10 मॉलिक्यूल्स कितना दिया है, तो N1 की वैल्यू कितना लेंगे 10, उनका मोलर मास कितना ले लेंगे 20,000. 15 मॉलिक्यूल्स मतलब N2 की वैल्यू कितना हो गया 15, उनका मोलर मास मतलब M2 कितना हो गया 10,000. ये कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ये वाला देखिए 10, और ये क्या लिखा है आपको 15, तो ये हो गया हमारा N2. कितने मॉलिक्यूल्स 10. ऑलरेडी यहाँ से 2 क्वेश्चन लिया पीछे. यहाँ में तो सिर्फ आपको नंबर एवरेज पूछ रहा है, फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बोनस है, हलवा है. ठीक है, आ जाएगा तो आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कि क्या आपको मिलेगा. क्लियर. ठीक है, तो ये था आज का मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसका फर्स्ट लेक्चर, जहां से हमने नंबर एवरेज और वेट एवरेज मोलर मास, उनका हमें फॉर्मूला देखा, कॉन्सेप्ट देखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनका मोलर मास कैसे निकालते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर है, विस्कोसिटी मेथड है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, लाइट स्कैटरिंग प्रोसेस है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए मोलर मास कैसे हम निकालेंगे, तो थ्योरी भी आएगा एज वेल एज आपको नोट्स भी मिलेगा, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे. ठीक है, लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, जो पूछा है वो तो कह रहे हैं, बट क्या क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो वो हम प्रिपेयर रहेंगे, तो हमारे लिए आगे का राह आसान रहेगा, आगे का रास्ता क्लियर रहेगा. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग. वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको पसंद आया, नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया, क्या आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसका क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है. ठीक है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा आंसर ये आया है. ठीक है, हमें समझ में आया है, नहीं आया है, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है. ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी पिक्चर आनी बाकी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको केमिस्ट्री मिलेगा, और तब आपको ठीक है कि केमिस्ट्री कितनी आसान है, क्या है, वो आपको समझ में आएगा. ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय.